हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं गजेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है कि कब एग्जाम है। बहुत ही करीब आपकी तैयारी चल रही होगी। अपने चैनल पर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। तो बच्चों, इस साल का जो भी आपका पैटर्न है, जो भी सिलेबस है, उसको एनालिसिस करने के बाद हमको एक ही चीज पता चली है कि जो इस साल का पेपर का पैटर्न है और जो भी आपका सिलेबस है वो 2018 में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस कंडक्ट होता था आरयूएचएस का, उसके अकॉर्डिंग है एज इट। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप वो पेपर आज हम जो सॉल्व करवाने वाले हैं 2018 का पेपर, उससे देख कर आपको पता चल जाए कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का लेवल रहने वाला है। तो बच्चों, वो क्वेश्चन ही आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं उस पेपर को अपन सॉल्व करने की। उस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, उस पेपर को हम 3 भागों में सॉल्व करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग, जिससे क्या है कि आपको एनालिसिस करने में टाइम मिल जाए और आपको पता भी चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बच्चों, इस साल की जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान करने वाली बात थी। इसलिए मैं 2018 का पेपर मैंने देखा तो वो आपके इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही था। इसलिए मैं सोचा आपको प्रीवियस ईयर के साथ वो पेपर भी सॉल्व करवा दूं। अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जरूर शेयर करना बच्चों, लाइक करना, जिससे आपके प्रीवियस केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सॉल्यूशन ला सकूं। आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी टाइम वेस्ट हुए। और इसमें आप कमेंट में लास्ट में मेरे को जरूर बताएं कि आपके 33 क्वेश्चन में से ओवरऑल 34 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों। कमेंट जरूर करके जाएं, वीडियो जरूर अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपका लेवल भी पता चलने वाला है आपको कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। धन्यवाद स्टूडेंट। हमारा ये जो पेपर है जिसके हम 3 पार्ट में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका बायोलॉजी के पेपर के क्वेश्चन जो भी आए हैं। 2018 का पैटर्न आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता रखा था। एज इट आपका जो इस साल का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग होता था। बीच में आपका 19, 20, 21 का चेंज हुआ था, पर अब वापस से आपका सेम पैटर्न आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2018 का पेपर है, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। सबसे पहले आपका उसमें एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, उसी का क्वेश्चन है गेस्टुलेशन के दौरान क्या नहीं होता बच्चों। कुंदकेन के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती। तो जैसा कि आप सभी को पता है गेस्टुलेशन में एक ही चीज़ होती है बच्चों, जो एम्ब्रियो होता है साइज इंक्रीज नहीं होता पर नंबर ऑफ सेल्स की संख्या बढ़ती है। जो आपकी एम्ब्रियो के अंदर कोशिकाएं होती हैं उसकी संख्याओं में उसकी संख्याओं के अंदर ग्रोथ देखी जाती है, जबकि साइज फिक्स रहता है बच्चों। साइज क्या रहता है? फिक्स। तो इसका सी ऑप्शन पे आप देखेंगे भ्रूण का आकार बढ़ता है, नहीं, भ्रूण का आकार नहीं बढ़ता। तो यही इसमें गलत है जो हमको पूछा गया था। चलो, आप तीनों ऑप्शन पढ़ना बच्चों, चारों ऑप्शन मैं आपको बताता जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और देखना इस साल इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर करने से ही आपको एक्चुअल पैटर्न पता चलता है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सपोर्ट बनाते रहे तो इसके नेक्स्ट पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है बच्चों, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मैच करना है बच्चों। क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। तो आपने पढ़े होंगे एक्स में लीथल टाइप, आइसोलीथल, मीजोलीथल, टीलोलीथल और सेंटोलीथल। अब इसमें हम बात करते हैं एक एक करके। आइसोलीथल का मतलब होता है बेटा इसमें जो पीतक है वो पूरे अंडे में फैला हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका आइसोलीथल का ह्यूमन, जो अपना मानव है, ह्यूमन है। इसमें आपने देखा होगा इसमें बहुत ही जो इसका एम्ब्रियो या एग होता है, इसमें जो लीथल या पीतक होता है वो पूरे में समान रूप से फैला हुआ होता है। उसी तरह मीजोलीथल मतलब जिसमें लीथल है वो सेंटर में होगा। मीजोलीथल में कहाँ पे होता है बच्चों? सेंटर में। टीलो सेंटर मतलब एक साइड कहीं किनारे पर। सेंट्रियोलीथल होता है बिल्कुल केंद्र में, जहाँ पे बहुत ही कम उपलब्ध होता है। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे। जिन बच्चों को इसके एग्जाम्पल पते हैं वो सीधा डायरेक्ट आपकी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो बच्चों आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से इनके एग्जाम्पल याद किए होंगे तो आप सभी को पता होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द प्लांट्स। पेड़ पौधों के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि पौधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसा कि इसमें आपको पूछा गया है कि पौधों के बारे में कौन सा कथन सही है, बच्चों आपको सही ढूंढना है। पौधों में गेस्टुलेशन नहीं होता। स्थलीय पौधों में गैमेट माइटोसिस के बजाय स्पोरिक म्यूसिस होता है। स्थलीय पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित कोशिकाओं की दोनों अवस्थाएं होती हैं।
गैमेट फॉर्मेशन में आपका माइटोसिस नहीं मियोसिस होता है। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप इसमें देखेंगे पौधों में गैस्ट्रुलेशन नहीं होता, ये भी बात गैस्ट्रुलेशन नहीं होता स्थलीय पौधों में गैमेट की, ये भी सही है। इसके चारों ही ऑप्शन सही है। आपका डी ऑप्शन है PQRS वाला, वो इज करेक्ट स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज करेक्ट है इसमें आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पेपर आपके बिल्कुल इस साल के पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग आया है। इसमें आप देखना आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो 12th के ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे देखने को। इसमें कोई भी आपका 11वीं क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें पूछा है सूची, इसमें भी आपको मैच करना है बेटा। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो क्या होता है, जिसमें सेंटर सेल और एक आपका गैमेट्स मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका इसमें देखते हैं आपका डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये चीज़ें लिखी गई कि सेंट्रल सेल और नरयुग्म, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं परागण किससे कहते हैं। पराग का वर्तिकाग्र पर स्तंत्र बेटा परागण, तो देख ली पी में डी और ए। आपका एक 4th ऑप्शन ऐसा है और बी ऑप्शन ऐसा है। तो आगे के नेक्स्ट चेक करेंगे। अनिश्चित फलन क्या होता है, बिना निषेचन के फलहीन का विकास, ठीक है। तो आर में आपका सी, तो आपका बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्टोली कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं। बच्चों सर्टोली कोशिकाओं के कार्य पूछे गए हैं। सर्टोली कोशिका आप सभी जानते हैं टेस्टिस में मिलती हैं और इनको नर्स सेल भी कहते हैं, सब टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं, और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो आपको इसमें से करेक्ट देखना है बच्चों। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने ABCDEF, ऑलमोस्ट सारे काम ही करती हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर आपके एक से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, आप इनके ऑप्शन भी पढ़ लेना, मैंने एक पेपर पढ़ा रखा है तो इसलिए डायरेक्ट है। कीड़ों और जानवरों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित होता है। बच्चों पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित होता है, पंखुड़ी, पुतंतु, अंडप या अंडाशय। आपने देखा होगा कोई भी पुष्प है तो जो भी कीट वगैरह होते हैं वो इसके पंखुड़ियाँ तो बस आकर्षित करती हैं, पर अंदर की तरफ आपको देखेंगे उसका ओवेरी वगैरह ऐसे करके वर्तिका यहाँ पर भी बैठता है, यहाँ पर आकर्षित होता है। तो बच्चों जो आपका ये कार्पल वाला पार्ट होता है, कार्पल, सी आंसर इज करेक्ट। कार्पल ही सुगंधित होता है। और आप याद ही रखें, देख लो आपको कोई भी इसमें 11 क्लास का क्वेश्चन नहीं मिला हो, सीधे 12th की क्वेश्चन है। गैमेट के हस्तक्षेप के बिना गैमेटोजेनेसिस से भ्रूण का निर्माण कहलाता है। बेटा बिना गैमेट के आप में कहीं भी अगर आपके एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के या गैमेट्स के, तो इस प्रकार की एपोस्पर्म भी कहलाती है। ये आपकी NCERT से क्वेश्चन है डायरेक्ट बेटा ए। चलो नेक्स्ट, स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर गर्भधारण नहीं कर पाती, बताओ क्यों। जो स्तनपान कराने वाली माँ होती हैं उनमें आमतौर पर गर्भधारण नहीं हो पाता। क्यों बच्चों, क्योंकि जब ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ जब बेबी होता है तो उसको अपन माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका गर्भधारण नहीं होता। वो हार्मोन GnRH हार्मोन से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है। प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन जो भी है उनकी वजह से नहीं हो पाता। तो बी आंसर करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का लेवल आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो आप अपनी पढ़ाई भी थोड़ा इंक्रीज करें, अच्छे से पढ़ें और फालतू इधर उधर का नहीं पढ़ें। वो पढ़ें जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि वो पढ़ें जो आपके टीचर को आता है। आप वो पढ़ें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द्विगुणित जीवों में जीन किनमें जिम्मेदार होता है। ये आपकी जेनेटिक्स से क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कोई जीन का विनिमय द्विगुणित जीवों में कहाँ से होगा। तो बच्चों जीन का विनिमय एक ही एलील के बीच संयोजन से होता है। जब सेपरेशन होता है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, जो आपने मेंडल के नियम के अंदर भी पढ़ा होगा, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है। बी आंसर इज करेक्ट, एलील के बीच संयोजन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया, जीनों में स्वतंत्र अपव्यय होता है कहाँ पे होता है बेटो। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस, एनी फेज ऑफ सेल डिवीजन। बेटा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री में तो स्वतंत्र अपव्यय नहीं होता। अपन ने जो भी पढ़ा वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ही पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट, और वो भी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज तो मियोसिस सेकंड तो एज लाइक ए माइटोसिस। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है वो आपके समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, तो उसके अंदर नहीं होता, सिर्फ मेटाफेज स्टेट फर्स्ट ऑफ मियोसिस के अंदर होता है। तो बी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन। मासिक चक्र की शुरुआत हार्मोनों का सही क्रम। बेटा मासिक साइकिल में जो शुरुआती हार्मोनों का सही चक्र, जो आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, इसमें स्टार्टिंग में कौन से हार्मोन की वृद्धि होती है, ऐसे फर्स्ट डे सेकंड डे वहाँ से आपका उठाया गया है। तो बच्चों शुरुआत में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कार्य करता है, ये FSH हार्मोन के बाद प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन था बेटा, एक एक आपका NCERT से क्वेश्चन आता है, और जो भी उस टाइम NCERT RBSC जो भी चल रही है 12th की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12। वृषण में उत्पादन के बाद शुक्राणु प्रवासन का सही क्रम है। बेटा जो
स्पथ ऑफ स्पर्म, आपका नीट में भी पूछा जाता है स्पर्म। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है TRV। सभी से याद रखते हैं तो पहले सेमिफ्लूइड ट्यूबल्स में, फिर एपिडाइमस, फिर बासा डिफरेंस, यूरेथ्रा। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट याद भी रहता है ये और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इतना बड़ा दिया है आ भी नहीं रहा इसमें, आपको ये डायरेक्ट याद रखना था। इसमें आपने ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके उस टाइम पेपर टफ आता था 2018 में। इसमें आपको डायरेक्ट याद रखने थे ए प्रबलता का कितना आता है। ये इस लेवल का क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है प्रभावी प्रबलता। इसमें कुछ चीज़ें घुमा के पूछ सकता है, जैसे जो आपका मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसका वो क्या आया था, रेशो 9:3:3:1 इस तरीके का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आने लायक है। 14 क्वेश्चन है जिप्ट। जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर की क्रिया में सही संबंध है। बेटा इसमें माता दाता से एकत्र अंडाणु को गैमेट के निर्माण के स्थान किया जाता है। माता धातु से एकत्रित जाइगोट को डिम्ब वाहिनी में स्थान किया जाता है। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर एंड ट्रांसपोर्ट टू द यूट्रस। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल। जाइगोट इंट्राफेलोपियन टाइप जो बेटा जो फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं अपन। अब आप इसमें से देख सकते हैं ओवा कलेक्ट ए फीमेल डोनर ट्रांसफर, तो यूट्रस में ट्रांसफर नहीं होता बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में होता है, जो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आप यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव आनुवंशिक मानचित्र मानव में गुणसूत्रों की संख्या का भौतिक मानचित्र। तो आपको पता है कितने मिलते हैं, 23 + x 23 + y, ठीक है। तो भौतिक टोटल नंबर कितने हो गए, 24। सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बहुगुणसूत्र विचलन का प्रकार जो जीन की संख्या को नहीं बदलता। बेटा जीन की संख्या में नहीं बदलाव होगा प्रतिलोमन इन्वर्जन। मान लो एक जीन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये खंड वापस से टूट के उल्टा जुड़ जाए, 1 2 3 4, अब 8 7 6 5, तो प्रतिलोमन में जीन की संख्या समान रहती है, बाकी सब में किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 70। प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय DNA उंगली छाप होता है जो कि हर व्यक्ति से अलग होता है। बेटा DNA फिंगरप्रिंट हर चीज़ से अलग होती है क्योंकि इसमें मिनी मिलाइट्स की संख्या और मिनी सैटेलाइट का स्थान सब कुछ होता है। ये आपकी डायरेक्ट ही बुक से उठाया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, HGP। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। ये पेपर अगर आप सही कर पा रहे हो तो सोचो आपके नंबर अच्छे आए, क्योंकि ये अभी तक का टफेस्ट पेपर था और ये इसी साल जो पेपर आएगा वो इस लेवल का आएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आपके अब के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। पुराजीवी महाकल्प में कौन से काल में कौन पहली कशेरुकी, जो आपका बेटा इवोल्यूशन चैप्टर है उसमें पूछा गया है कि जो कशेरुकी या वर्टिब्रेट थे वो सबसे पहले कौन से काल में आए थे, तो वो आए थे ऑर्डोविशियन काल में, ठीक है। बी आंसर करेक्ट है, इसलिए इवोल्यूशन आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए थे। बेटा गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए थे क्रो-मैग्नम मार्गनम ने, क्रो-मैग्नम। इसकी दिमागी क्षमता भी आपको याद होगी, ठीक है। चलो इनके जो भी कार्य थे, दीवारों पर चित्र बनाते थे, खेती भी कर देते थे, ठीक है, खेती के इंस्ट्रूमेंट भी बनाए थे इन लोगों ने। निम्न में से कौन से डीएनए पॉलीमरेज नहीं पाए, निम्न में से कौन डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाया जाता। तो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज में क्या नहीं पाया जाता, 5' से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस, 5 से 3 एंडोन्यूक्लियस। बेटा कब किसी भी श्रृंखला का निर्माण 5' से 3' की तरफ होता है, ना कि 3' से 5' की तरफ। तो बी आंसर इज करेक्ट, फिर वो एक्टो या एंडो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियसली बात है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो को। ये आपका इवोल्यूशन से एलोपैथिक, सिबलिंग, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्पीसीज, इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। एलोपैथिक स्पीच वो स्पीसीज होती हैं जो उसी एक पर्टिकुलर एक या फिर जियोग्राफिकल क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके आप हिंदी से भी देख सकते हैं, तो आप इसको पढ़ना अच्छे से, और इनको नहीं पता वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, क्योंकि इन क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने वाला है। आपको आंसर पता है, इसका सी है बच्चों। विस्तानिक जातियां वो जातियां होती हैं जो आपकी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होती हैं। एलोपैट्रिक बोलते हैं एक ही भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया पर होती हैं। दूसरी आपकी संभावी जाति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियां, ठीक है। इन चारों की डेफिनेशन आप इंग्लिश में याद करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो और हिंदी में। तो आपको नहीं पता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद जरूर करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको कर पाओगे। और मैं गारंटी देख रहा हूँ इस पेपर में से आपको 5 या 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे उस लेवल के और इस टाइप के,
क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हीं को पूछता है घुमा घुमा के। डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है। बच्चों बताओ, एमआरएनए का संश्लेषण यूनिडायरेक्शनल होता है बाई डायरेक्शनल? आपने भी पढ़ा होगा अर्थ सच। तो जो एमआरएनए का संश्लेषण होता है बेटा वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। चलो आपका देख लो, एक एक चैप्टर का लाइन से क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी बाहर से नहीं उठाया। जो बच्चे बोलते हैं कि सर बाहर से, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। आपके ओनली 12th के क्वेश्चन थे ये पैटर्न। अगर ये पेपर आप कर रहे हो तो सोचो आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसी तरह से तैयारी करो। पसीना, लार और आंसू में उपस्थित लाइसोजाइम नष्ट करता है। बच्चों लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। सी आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्न में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं को अमृतत्व का मुख्य कारण है? बच्चों अमृतत्व का मतलब होता है कि ये डेड नहीं होती, मर नहीं पाती, अपनी नंबर्स में इंक्रीज बढ़ती रहती हैं और इनमें ट्रांसफर होता रहता है। तो बच्चों रिएक्टिव और टीलोमरेज एंजाइम आपने पढ़ा हुआ सेल चैप्टर में। डीएन जब अपन गुणसूत्र पढ़ते हैं तो गुणसूत्र में टीलोमरेज वो पार्ट होता है जहाँ पर आपकी रीएक्टिवेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। तभी तो बोलते हैं अगर मानव में इस टीलोमरेज को विकसित कर दिया जाए तो अपन भी जितनी जल्दी बूढ़े नहीं हो पाएंगे। तो सी आंसर करेक्ट है। नीट की प्रिपरेशन करने वालों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, उनको पता है, इतना डीपली पढ़ाया जाता है उसमें। आपके सेल चैप्टर में मिल जाएगा ये देखने को। वैक्सीनेशन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? बच्चों वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, वैक्सीनेशन। HIV की निम्नलिखित में से किस विषाणु परिवार से संबंधित है? HIV निम्नलिखित में से किस विषाणु परिवार? HIV कैसा है बच्चों? HIV ये आपका लेंटिवायरस, ठीक है, HIV सिंगल लेंटिवायरस होता है। चलो नेक्स्ट, शुद्ध वंशक्रम नस्ल क्या दर्शाती है? बेटा अगर आपको किसी भी नस्ल का प्योर वंशक्रम चाहिए, प्योर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक ही नस्ल के अंदर संकरण की क्रिया करेंगे, एक से अधिक? तो बेटा एक ही के अंदर करेंगे तो उसको बोलते हैं होमोजाइगोसिटी, केवल समयोगिता। इसके कारण कैसे लक्षण आते हैं? इसके कारण जीवों में विषम लक्षण आते हैं, जिसके कारण वो संतति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इसलिए हमेशा ही हाइब्रिड संकरण का अपन को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जाइगोटिक की नहीं, होमोजाइगोसिटी की नहीं, क्योंकि इससे लक्षण में रोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एजोला जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है? बेटा इसमें साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं एजोला में। एक एक चैप्टर बाई चैप्टर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ना इधर एक चैप्टर हो रहा ना उधर हो रहा है, इसलिए आप इसका बोटुलिनम, आप इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बोटुलिनम एक न्यूरोटॉक्सिक है, सही है। ये वाटर में घुलनशील एक्सोटोनिक है, सही है। एक ग्राम पॉजिटिव एबायु, ये आपके चैप्टर में पहले था, अब नहीं है। अगर ये देता है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। दो भिन्न जीवों में रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के एक ही अनुक्रम को वितरित करते उन्हें कहते हैं? ये भी आपके लेवल का नहीं है। आइसोकाइजोमर जो पहले था अब आपकी बुक से हटा दिया गया है, याद रखना, अच्छी बात है। मैंने कहा था आपको वो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ सिलेबस भी था वो क्वेश्चन। एक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीडोमोनास ये याद रखना है। जो जल, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि समुद्र में फैली हुई तेल की परत को हटाने के लिए आप कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करोगे? तो सीडोमोनास। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 32, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। इकोलॉजिकल इक्विन डिस्क्राइब शब्द पारिस्थितिक क्या समझाता है? बच्चों पारिस्थितिक का मतलब होता है प्रजातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में एक ही स्थान पर रहती हैं। बी डायरेक्ट आपकी लाइन है, बुक्स की लाइन से, ये तो डायरेक्ट बी। चलो ऐसे आपको इतना पढ़ लो कि आप डायरेक्ट देख के ही सॉल्व कर सको। 33 है, खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन सी सही विकल्प है? फूड चेन या फूड वेव्स बेटा क्या होती है? इट्स ओनली एग्जिस्ट इन पॉन्ड इकोसिस्टम, ये केवल तालाब पारिस्थितिक नहीं, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र में जाती है। इट्स ऑफ आवर फीडिंग रिलेशन, बेटा खाद्य जाल का मतलब होता है एक या एक से अधिक प्रजातियों के मध्य जो भोजन या फीडिंग का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा फूड वेब। बी आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही आवास के जीवों में नहीं होता, अब भिन्न भिन्न आवासों को मिलती, जैसे मेढक क्या खाते हैं? कीट्स, ठीक है, उस तरह से भिन्न भिन्न हो गए ना। चलो केवल महत्वपूर्ण जंतुओं को नहीं है, सभी जंतुओं में मिल सकती है, तो आपका बी आंसर करेक्ट है। चलो अब आपका यहाँ से है फिजिक्स का पेपर, जो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद केमिस्ट्री का वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और अपने कमेंट में नंबर और लिख देना कि आपके कितने सही गए हैं 33 में से, ठीक है बच्चों। जिनके अगर आपको 30 प्लस आ रहे हैं तो सोचो उनकी अच्छी तैयारी चल रही है।